बेचे जरा शेयर ट्रांसफर कर लो, या वो बोलेंगे कि आप पहले शेयर ट्रांसफर करो फिर बेचेंगे, गलती से शेयर आपने ट्रांसफर नहीं किए, किसी वजह से नहीं आए तो ये थोड़ा सा वो प्रोसेस में टाइम लग जाता है। ओके। तो उससे बचने के लिए ब्रोकर कहते हैं कि आप पावर ऑफ अटर्नी दो, अथॉरिटी दे दो। अब आप जब अथॉरिटी दे देते हैं तो वैसे तो जिम्मेदारी की बात है कि मिसयूज नहीं होनी चाहिए, और आमतौर पर होती भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं और आते भी हैं सामने, एक आध लोग ऐसे निकल आते। हाँ, मतलब आपकी अनुमति के बगैर ट्रांजेक्शन कर दिया, आपकी अनुमति के बगैर शेयर ट्रांसफर कर दिए, या समझे आपने कोई ट्रेड किया उसमें लॉस हो गया, उस लॉस की भरपाई करने के लिए दूसरे शेयर बेच दिए और हमें पता ही नहीं चला। हाँ, भाई आप पूछिएगा थोड़ी, जब आपने अथॉरिटी दे रखी है पैसा चाहिए और आपने पैसा नहीं दिया। अच्छा, कोई तरीका नहीं पता करने का कि तरीका ये है कि आजकल SMS अलर्ट है, ईमेल अलर्ट है, तो आपकी जो भी डिपॉजिटरी है उसके साथ आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लीजिए, तुरंत आपको SMS आ जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन हाँ, अब ट्रांजेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन होने के तुरंत बाद आप अलर्ट हो। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद आपको पता चले अरे ये 6 महीने पहले मैंने शेयर बेचे थे क्या, ये शेयर कब ट्रांसफर हो गए, तो वो आपको शॉक नहीं लगेगा। अलर्ट रहना जरूरी है। हाँ, तो अगर आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो फिर आप आने वाले हर एक SMS या ईमेल को गौर से देखिएगा कि अगर कोई शेयर आपके अकाउंट में आया या निकला, ये समझना जरूरी है। और अगर ये फ्रॉडगिरी समझ में आ गई और पकड़ा गया तो क्या एक्शन? वो तो फिर लंबा चौड़ा काम है, इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान में फ्रॉड पकड़ने और फ्रॉड पकड़ के उससे पैसे निकलवाने या शेयर निकलवाने या सजा देने का काम आसान तो है नहीं। फिर तो लंबी चौड़ी प्रोसेस है, एक्सचेंज में कंप्लेन करो, सेबी में कंप्लेन करो, उसके बाद भी कोर्ट में जाओ, और वो हो नहीं पाएगा। नुकसान की भरपाई होती है ऐसा अगर किसी ने गलत? बहुत मुश्किल है, कहने के लिए होती है, कानून तो है ही है, हर नुकसान की भरपाई होती है। अगर आपके साथ कोई गलत हुआ तो होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपने साइन तो किया ना, एंड ऑफ डे आपने साइन तो किए, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव। तो या तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी ना दें, और दें तो आप निगरानी पूरी रखें कि हर एक ट्रांजेक्शन आपकी नजर में होना चाहिए, आपके SMS और ईमेल अलर्ट पे आपका ध्यान रहना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप ना दें, लेकिन कई बार क्या होता है नियम है मत दें, लेकिन ब्रोकर कहेगा मैं तो आपका अकाउंट ही नहीं खोलूंगा जी, अगर आप नहीं देंगे तो मैं क्या, मेरा यही काम है आपको हमेशा फोन करके पूछता रहूं। जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना कोई? नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती आपको देना ही देना पड़ेगा। और अगर आपको अनकंफर्टेबल है और किसी ब्रोकर के कामकाज से आपको थोड़ा सा डाउट हो तो मत दीजिए, या दूसरे ब्रोकर के अकाउंट खुलवा लीजिए, या फिर थोड़े इंस्टीट्यूशनल बढ़िया वाले ब्रोकर रख लीजिए जिन पे आपको भरोसा हो। तो डिपेंड करता है, बट ये सावधानी रखना जरूरी है। ओके, तो ये तो रही बात डीमैट अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अब जरा क्लास में चर्चा शुरू करते हैं जी। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट समझा। हाँ, बैंक अकाउंट वो रुपयों के लेन देन का अकाउंट है। फिर आपने डीमैट अकाउंट समझा, जो शेयर आ रहे हैं जा रहे हैं आपके अकाउंट में, उनका लेन देन का अकाउंट है। और तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी शेयरों के लेन देन का अकाउंट, लेकिन शेयरों की खरीदारी और बिकवाली का अकाउंट है। खरीद, इसमें शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। डीमैट अकाउंट और शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में एक फर्क है, डीमैट अकाउंट में शेयर आते और जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक कैसे? बैंक अकाउंट में क्या होता है, पैसे आते और जाते हैं। आप वहां पैसे कमा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपने कहीं कहीं कुछ कमाया है, कुछ भी है, तो पैसे आ रहे जा रहे हैं। डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट शेयर और पैसे आने जाने वाला अकाउंट है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो शेयर खरीदने और बेचने वाला, कमाई और खर्चा। हाँ, मतलब आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेयर बेच रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी। देखिए, शेयर मार्केट में बिना ट्रेडिंग अकाउंट आप शेयर खरीद या बेच सकते ही नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल, ये होना ही चाहिए तो ही आप शेयर खरीद बेच पाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट खुलता कैसे है? बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है किसी ब्रोकर के यहाँ, जैसे कि चॉइस ब्रोकिंग है, ठीक है। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर मेंबर है किसका? स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? आमतौर पर जो फेमस है वो NSE और BSE, और भी है, लेकिन NSE और BSE, और इन सबका रेगुलेटर कौन है? सेबी। तो ऊपर सबसे सेबी के नीचे दो स्टॉक एक्सचेंज, NSE और BSE। NSE और BSE ने अपने हजारों मेंबर बना रखे, उन मेंबर्स को हम आम बोलचाल की भाषा में ब्रोकर कहते हैं।
सब तरह के होंगे। कोई बैंक भी ब्रोकर बन सकता है, आप में भी बन सकते हैं, कोई चॉइस ब्रोकिंग भी ब्रोकर है। उनके नियम कानून है, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, इतने डिपॉजिट होने चाहिए, आप वो रिक्वायरमेंट को पूरी करिए, इतना अनुभव होना चाहिए, एप्लीकेशन कीजिए, एक्सचेंज आपको ब्रोकर बना लेगा। एक जमाना था पहले ना, ब्रोकर कार्ड होता था, उसको बीएससी का कार्ड बोलते थे। हाँ। तो और हर कार्ड की एक वैल्यू होती थी, और एक्सचेंज बहुत लिमिटेड कार्ड इशू करता था। अच्छा। हाँ, तो जिसको कार्ड मिल गया मतलब वो एकदम शहंशाह है, प्रेस कार्ड की तरह। और प्रेस कार्ड तो कुछ नहीं है उसके सामने। अच्छा। मतलब बीएससी का कार्ड होना मतलब, और बीएससी कार्ड की वैल्यू होती थी करोड़ों में, करोड़ों में। अब नहीं है। अब तो क्या है, जिसके पास पैसे हैं डिपॉजिट देने का, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो चाहे उतने कार्ड ले ले। अब कार्ड के नंबर पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा ना। पहले क्या था, जब खाली बीएससी हुआ करता था तो बीएससी ने फिक्स करा था हम इतने कार्ड इशू करेंगे, तो स्कैर्सिटी रहती थी, और हर कार्ड पे एक लिमिट होती थी कि एक कार्ड पे आप इतने से ज्यादा की पोजीशन नहीं बना सकते। अच्छा। इतने से ज्यादा कारोबार नहीं कर सकते। तो अपने आप कार्ड की एक तो स्कैर्सिटी है, उसके ऊपर कारोबार करने की लिमिटेशन है। तो वो जमाना अलग था, रिंग का जमाना। उसके बाद एनएससी आया, धीमे 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 ये सारी चीजें खत्म हो गई। कार्ड की कोई जितने कार्ड इशू करना है करिए, एक्सचेंज ने रूल चेंज कर लिया, आइए पैसा लाइए, डिपॉजिट दीजिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको एक धंधा करना आता है, हम कार्ड इशू कर देंगे। कितना धंधा करना है, पहले लिमिट होती थी, अब कोई लिमिट नहीं। आपके ऊपर अपने फायदे नुकसान। मतलब है फायदे नुकसान, फायदे ज्यादा है। और दूसरा ये भाई आपके पास जितना पैसा है, पैसा जमा कराते रहिए, बिजनेस बढ़ाते रहिए, एक्सचेंज को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि 10 कार्ड लेने की जरूरत है मुझे। पहले एक जमाने में एक एक ब्रोकर के पास 2 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 8 कार्ड होते थे, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड हो उतना बड़ा ब्रोकर, है ना। अब ये सब खत्म हो गया है। वो जमाना भी अलग था, मजेदार था। लेकिन आपके लिए समझने के लिए सिर्फ इतना है कि आपको जो अकाउंट खुलवाना है वो किसी न किसी ब्रोकर के यहाँ खुलवाना है। जब आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है। भाई साहब सेबी के साथ रजिस्टर्ड है ना आप? वो बोलेगा हाँ जी मैं हूँ। तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, और देखते ही पूरी तरह से उस पर 100% भरोसा मत करिए। भरोसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेबी की साइट पे जाके क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए, है कि नहीं? सेबी की साइट पे जाइए, अच्छा अनिल सिंह भी ये ब्रोकर है जी, या चॉइस ब्रोकिंग ये ब्रोकर है जी, अच्छा चॉइस ब्रोकिंग का ये नंबर जाके सेबी की साइट पे आपने डाला, देखा चॉइस ब्रोकर, हाँ भाई परफेक्ट ब्रोकर है, एकदम सही ठीक ठाक है, फिर आप अकाउंट खुलवा लीजिए। वैसा तो आपको पहले निश्चिंत हो जाना है कि ब्रोकर सही है, सेबी की साइट पे मिलेगा आपको, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, मैच कर लीजिए, ये सब कुछ है, डिटेल्स मैच कर लीजिए, बस ठीक है। और डीमैट अकाउंट की तरह ही ट्रेडिंग अकाउंट में भी वही डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? हाँ, कमोबेश आमतौर पर वही डॉक्यूमेंट रखते हैं। और सपोज आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही ब्रोकर के यहाँ खुलवा रहे हैं तो शायद एक ही सेट से काम हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर जब आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मंगवाते हैं ना किसी ब्रोकर से, तो दोनों साथ में ही आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट साथ में आता है, वो पूरा पैक बन के आता है कि वे दोनों ही साइन कर देना।